नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप यादव। आप सभी का हमारे चैनल डिजिटल एजुकेशन पे स्वागत है। जैसा कि हम पिछले वीडियो में बात कर रहे थे विग्रहराज चतुर्थ, जो उस समय का एक प्रतापी शासक हुआ था। विग्रहराज चतुर्थ के शासन काल को इतिहासकार दशरथ सर्वा चौहानों का स्वर्ण काल बताते हैं। उन्होंने कहा कि इतना प्रतापी शासक अभी तक इस वंश के अंतर्गत नहीं हुआ है। इनके शासन काल के अंतर्गत हम यदि बात करें तो विग्रहराज चतुर्थ ने अपने पिता के दुश्मन कुमारपाल को हराया और उनसे वापस वही राज्य छीन लिए जब किसी टाइम कुमारपाल ने अर्णोराज से छीने थे, जिसके अंतर्गत जालोर, नाडोल, पाली, चित्तौड़ इन राज्यों को फिर से अधिकार में लिए विग्रहराज चतुर्थ ने। कहा जाता है बिजोली अभिलेख के अनुसार कि विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली पर विजय प्राप्त की थी और उनका एक दिल्ली शिवालिक अभिलेख भी हमें मिलता है अशोक के टोपरा अभिलेख के नीचे, जो हरियाणा में स्थित है। कुछ समय बाद में कालांतर में उस अभिलेख को फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली के अंतर्गत फिरोज शाह कोटला में लगवा दिया जाता है, जिसको दिल्ली शिवालिक अभिलेख के नाम से जाना जाता है। उसके बाद यदि हम बात करें तो विग्रहराज चतुर्थ ने बिशलपुर की स्थापना की और वहां पर एक झील का निर्माण करवाया, जिसे बिशलपुर झील के नाम से जाना जाता है। हम इसके अंतर्गत एक और बात करें तो विग्रहराज चतुर्थ ने बिशलपुर के अंतर्गत भगवान शिव का मंदिर बनाया, जिसे गोकर्णेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हमने देखा कि विग्रहराज चतुर्थ ने एक हरकेली नामक नाटक लिखा, जो भगवान शिव पर आधारित था। वह भगवान शिव को इतना मानते थे कि उन पर एक बुक लिख दी, पूरी एक नाटक लिख दिया उनके ऊपर। और वो नाटक किसको आधार बनाकर लिखा गया? भारवी की एक पुस्तक है किरातार्जुनीयम, जो भगवान शिव पर आधारित है। वो भी भगवान शिव और अर्जुन के मध्य का जो युद्ध बताया गया है किरातार्जुनीयम, उसको आधार बनाकर विग्रहराज चतुर्थ ने अपने नाटक की रचना की, हरकेली की। कहा जाता है कि भगवान शिव विग्रहराज चतुर्थ के हरकेली नाटक से इतने प्रसन्न हुए थे, उन्होंने अपनी पत्नी पार्वती जी से यह कहा था कि जिस दिन धरती पर इस नाटक का मंचन होगा, हम इसका फर्स्ट डे एंड फर्स्ट शो देखेंगे। इसके बाद हम यदि बात करें तो इनके दरबार में एक सोमदेव नाम के इनके विद्वान रहा करते थे, जिन्होंने एक बहुत ही अच्छी पुस्तक लिखी है, ललित विग्रहराज। इस पुस्तक के अंतर्गत उन्होंने बताया था कि विग्रहराज चतुर्थ का एक देसल देवी राजकुमारी के साथ प्रेम संबंध चल रहा था। और बताया जाता है इस समय की बात कि जब इन दोनों के बीच में प्रेम संबंध चल रहा था, उस समय गजनी के शासक खुसरो शाह ने विग्रहराज चतुर्थ को आक्रमण के या युद्ध के लिए आमंत्रित किया था। उन्होंने कहा था कि आप हमारी अधीनता स्वीकार कर लो, लेकिन विग्रहराज चतुर्थ ने युद्ध करने की ठानी और उस समय गजनी के शासक खुसरो शाह को भी हरा दिया जाता है। उस समय बताया जाता है कि इनकी दो उपाधियां हमें मिलती है। एक तो बिशल देव है, ठीक है ना, बिशलपुर की स्थापना की, इसलिए इनको बिशल देव कहते हैं। बिशल देव चौहान के नाम से जाना जाता है। और इनकी दूसरी उपाधि हमें मिलती है कवि बंधु। इसके बाद हम आज बात करेंगे विग्रहराज चतुर्थ का पुत्र था अपरगांगे। हुआ क्या, विग्रहराज चतुर्थ की मृत्यु के बाद जो अगला शासक बनता है वो बनता है अपरगांगे। लेकिन इसके समय क्या होता है कि ध्यान रखना, अर्णोराज के सुधवा कुमारी से दो पुत्र उत्पन्न हुए थे। एक तो जगदेव हुआ, जिसको कुछ समय पहले जगदेव को उठाकर शासक कौन बन गया? विग्रहराज चतुर्थ। मतलब दूसरा बेटा कौन था? विग्रहराज चतुर्थ था। अब हुआ क्या, जैसे ही विग्रहराज चतुर्थ की मृत्यु होती है, शासक बन जाता अपरगांगे। लेकिन इस समय जगदेव का एक पुत्र होता है जिसका नाम रहता है पृथ्वीराज द्वितीय। ध्यान रखना, पृथ्वीराज द्वितीय अगला शासक बनता है, किसको हराकर? अपरगांगे को। ये क्या करता है, अपने पिता के दुश्मन यानी अपने पिता को जिस प्रकार इसके पृथ्वीराज द्वितीय के जो पिता थे जगदेव, उनको हटाकर इनके चाचा या अंकल वगैरह जो लगते थे विग्रहराज चतुर्थ, उनको हटाकर शासक बने थे। इस प्रकार पृथ्वीराज द्वितीय ने अपरगांगे को हटाकर वहां का शासक बन जाता है, चौहान वंश का शासक बन जाता है। इस समय की एक विशेष बात है, आप थोड़ी सी ध्यान रखना। इनके समय का एक अभिलेख है जो बहुत प्रचलित अभिलेख है, जिसको हम हास्य अभिलेख के नाम से जानते हैं। कौन सा अभिलेख है? हास्य अभिलेख। हम हास्य अभिलेख की यदि बात करें तो यह अभिलेख 1167 ईस्वी का अभिलेख है। कब का अभिलेख है ये? 1167 ईस्वी का अभिलेख है और यह हरियाणा में स्थित है। हासी कहां पर स्थित है? हरियाणा में एक जगह पड़ती है हासी। हासी हरियाणा में स्थित है। यदि यहां हम बात करें तो पृथ्वीराज द्वितीय ने हासी के अंतर्गत एक महल का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया था? एक महल का निर्माण करवाया था इन्होंने। और हासी में अपने मामा, ध्यान रखना, पृथ्वीराज द्वितीय ने हास्य के अंतर्गत अपने मामा गुहिल
किलहण को क्या कर देता है, वहां का प्रशासक नियुक्त कर देता है। ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गुहिल किलहण भाई जो इसका मामा था पृथ्वीराज द्वितीय का, उसको हासी का प्रशासक किसने नियुक्त किया था, पृथ्वीराज द्वितीय ने किया था। इसके बाद हमारे को एक चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, नोट डाल के इस जगह आप लिख लेना कि हास्य अभिलेख के द्वारा चौहानों को चंद्रवंशी बताया जाता है। क्या बताया जाता है, चंद्रवंशी। हास्य का यह अभिलेख चौहानों को चंद्रवंशी बताता है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात और है, हमें एक अभिलेख और मिलता है। इनकी एक रानी हुआ करती थी पृथ्वीराज द्वितीय की, जिसका नाम था रूठी रानी। रूठ गई थी किसी कारण इनसे, तो इनकी एक रूठी रानी थी, उनका एक मंदिर था भीलवाड़ा के अंतर्गत। रूठी रानी का मंदिर कहां पर है, भीलवाड़ा के अंतर्गत है। कहां स्थित है, भीलवाड़ा के अंतर्गत यह मंदिर स्थित है। और यहां पर इस मंदिर के अंतर्गत एक अभिलेख लगा हुआ है जिसका नाम है घोड़ अभिलेख। कौन सा अभिलेख है, घोड़ अभिलेख। रूठी रानी के मंदिर में यह अभिलेख लगा हुआ है, घोड़ अभिलेख। और इस अभिलेख के अंतर्गत यह बताया गया है, पृथ्वीराज द्वितीय ने यह कहा था, इस अभिलेख के अंतर्गत यह कहा गया है कि पृथ्वीराज ने अपने बाहुबल या अपने ताकत से राज्य प्राप्त किया था। क्या प्राप्त किया था, राज्य प्राप्त किया था। यह कहता है कि मैंने अपने बाहुबल से फिर से अपने पिता की जागीर को प्राप्त की। ये कौन सा अभिलेख बताता है, घोड़ अभिलेख। कहां का है, भीलवाड़ा का है, जो किस मंदिर के अंदर लगा हुआ, रूठी रानी के मंदिर के अंतर्गत लगा हुआ है। अब ध्यान रखना, यह अभिलेख एक बात और बताता है कि इनकी जो रानी थी उसका नाम बताया गया इस अभिलेख के अंतर्गत, सुहाव देवी। कौन सी देवी थी, सुहाव देवी। अब इस अभिलेख के अनुसार यह पता चलता है कि जो इनकी रूठी रानी थी उसका नाम क्या है, सुहाव देवी। और इन्होंने अपनी रानी सुहाव देवी के नाम से मेनाल के अंतर्गत, कहां पर, मेनाल, भीलवाड़ा में एक जगह पड़ती है, बहुत ही अच्छी जगह है। कभी आपको समय मिले घूमने का तो आप इस जगह जरूर घूमने जाएगा, बहुत अच्छा नजारा यहाँ का। इन्होंने यहाँ अपनी रानी सुहाव देवी के नाम से एक भगवान शिव का मंदिर बनाया था। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, चौहान भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे, क्योंकि इनके जो अंकल वगैरह, इनके दादा वगैरह सब कहीं ना कहीं जगह जाकर उन्होंने भगवान शिव से बहुत प्रसन्न होने के उन्होंने उनके मंदिर बनवाए थे। इसी प्रकार इन्होंने मेनाल में अपनी रानी सुहाव देवी के नाम से एक मंदिर बनाया जिसका नाम है सुहेश्वर मंदिर। कौन सा मंदिर है, सुहेश्वर। पृथ्वीराज द्वितीय ने अपनी रानी सुहाव देवी के नाम से मेनाल के अंतर्गत एक मंदिर बनवाया जिसका नाम है सुहेश्वर मंदिर। कौन सा मंदिर है, सुहेश्वर। ध्यान रखना, जिन मंदिरों के पीछे स्वर लगता है अधिकांश मंदिर भगवान शिव के ही होंगे। ध्यान रखना कि हमने देखा जैसे समिदेश्वर मंदिर, गोकर्णेश्वर मंदिर, ऐसे कई मंदिर है जिनके पीछे स्वर लग रहा है, वो सारे मंदिर आप ध्यान रखना भगवान शिव के मंदिर हो गए। और इस मंदिर को किसने बनवाया था, पृथ्वीराज द्वितीय ने। ये जानकारी हमें किस अभिलेख से मिलती है, घोड़ अभिलेख। ये कहां पर है, भीलवाड़ा का है। और किस मंदिर में लगा हुआ है, रूठी रानी के मंदिर में यह अभिलेख लगा हुआ है। तो एक बार अपन इसका फिर से देख लेते, रिवीजन कर लेते। तो ध्यान रखना, पृथ्वीराज द्वितीय अपर गांगे को हटाकर चौहान वंश का शासक बन जाता है। इस समय का एक अभिलेख है, हासी का अभिलेख 1167 ईस्वी का अभिलेख है। यह अभिलेख हरियाणा का है। हासी एक जगह है जो हरियाणा में स्थित है। यहां पर इसने एक महल का निर्माण करवाया था, अपने मामा गुहिल किलहण को यहाँ का प्रशासक बना देता है। और इस अभिलेख के द्वारा एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मिलती है कि चौहानों को क्या बताया गया है, चंद्रवंशी बताया गया है। इसके बाद पृथ्वीराज द्वितीय के समय का एक अभिलेख है, घोड़ अभिलेख, जो रूठी रानी के मंदिर में भीलवाड़ा के अंतर्गत लगा गया, क्योंकि इनकी एक रानी थी जो इनसे कहीं ना कहीं किसी कारण से रूठ जाती है। आजकल आपको पता है पत्नियां जल्दी किसी ना किसी बात पे रूठ जाती है। इसी प्रकार इनकी कोई रानी हुई थी जो इनसे रूठ गई थी, इसलिए इनको रूठी रानी कहते हैं। जैसे हमने मेवाड़ वंश के अंदर हम पढ़ेंगे, मालदेव की रानी थी उमादेव, उनको हम रूठी रानी कहते हैं। उसी प्रकार इनकी भी एक रानी थी जो इनसे रूठ गई थी, तो इनका नाम पड़ गया रूठी रानी। इसलिए यहाँ पर इनके नाम से एक मंदिर बना हुआ है, रूठी रानी का मंदिर भीलवाड़ा में। और यहाँ पर एक अभिलेख लगा हुआ है, घोड़ अभिलेख, जिसके अंतर्गत यह बताया गया है कि पृथ्वीराज द्वितीय बताता है कि मैंने अपने बाहुबल से यानी अपनी ताकत से फिर से राज्य प्राप्त किया था। और इसी अभिलेख के अंतर्गत इनकी रूठी रानी का नाम मिलता है सुहाव देवी, जिनके नाम से मेनाल के अंतर्गत इन्होंने भगवान शिव का मंदिर बनाया, वो नाम है सुहेश्वर मंदिर। अब हम इसके
आने वाले शासक की बात करते हैं तो वो रहेगा हमारा अगला शासक सोमेश्वर। देखिए हुआ क्या, जब पृथ्वीराज द्वितीय की मृत्यु होती है तब इस समय इनका कोई भी पुत्र नहीं होता, यानी पृथ्वीराज द्वितीय की मृत्यु के समय ये निसंतान होते हैं, इनके पुत्र नहीं होता है। अब होता क्या है, कुछ समय तक चौहान वंश की जो राजगद्दी है वो खाली ही रह जाती है। अब कुछ समय बाद वहां के सामंतों को पता चलता है यार अर्णोराज जी की एक पत्नी और थी, जयसिंह सिद्धराज की पुत्री, याद करो, जिससे उनकी शादी हुई थी कांचन देवी, गुजरात की रानी। तो हुआ क्या, अर्णोराज से उस समय पुत्र हुआ था जिनका नाम था कांचन देवी से उत्पन्न सोमेश्वर। हमने पढ़ा था कि कांचन देवी से उनके एक पुत्र होता है जिसका नाम है सोमेश्वर। वेरी इंपॉर्टेंट शासक रहेगा सोमेश्वर भी आपके लिए। होता क्या है, सोमेश्वर का जो बचपन था, सोमेश्वर का जो बचपन था वो कहां बीता था, गुजरात के पास, गुजरात के अंतर्गत। कहां पर बीता था, अपने ननिहाल में। सोमेश्वर का ननिहाल कहां था, गुजरात, क्योंकि इनकी जो माता जी थी कांचन देवी वो कहां की राजकुमारी थी, गुजरात के चालुक्य वंश की राजकुमारी थी। और इनका जो लालन पालन किया था वो किसके द्वारा हुआ था, कुमारपाल के द्वारा। किसके द्वारा, इनके जो मामा थे कुमारपाल, इनके मामा थे, इनके साथ ये इनका लालन पालन करते और इनको बड़ा करते। बताया जाता है कि एक कोंकण तट, ध्यान रखना, एक नाम सुना होगा आपने, कोंकण तट, गोवा का और जो गुजरात का तट मिलता है उसे हम कहते हैं कोंकण तट। यहां पर यहां के शासक थे मल्लिकार्जुन। कौन थे, मल्लिकार्जुन। इन्होंने यहां के शासक पर हमला किया, किसने, कुमारपाल ने मल्लिकार्जुन पे हमला किया। बताया जाता है कि सोमेश्वर उस समय मल्लिकार्जुन की क्या कर देता है, हत्या कर देता है। एक चीज ध्यान रखना, यह अपने मामा के साथ उस युद्ध में जाता है और कोंकण तट पे जो युद्ध होता है मल्लिकार्जुन के साथ, उसके अंतर्गत यह मल्लिकार्जुन की क्या कर देता है, हत्या कर देता है। कौन, सोमेश्वर। इसके बाद यदि हम बात करें तो इनकी एक शादी होती है, इनकी रानी रहती कर्पूर देवी, कर्पूरी देवी भी इनको कहते हैं और कर्पूर देवी के नाम से भी इनको बताया जाता है। ये चेदी की राजकुमारी थी। कहां की, चेदी, ये हम्पी में जगह पड़ती है चेदी, और चेदी में यह कलचूरी वंश की राजकुमारी थी। ध्यान रखना, चेदी के कलचूरी वंश की राजकुमारी थी और अचल राज की पुत्री थी। कर्पूरी देवी के पिता का नाम क्या था, अचल राज। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चेदी की कलचूरी वंश की राजकुमारी से किसने शादी की थी, सोमेश्वर ने की थी, और कर्पूरी देवी के पिता का नाम क्या था, अचल राज था। बताया जाता है कि सोमेश्वर ने अजमेर के अंतर्गत, सोमेश्वर ने अजमेर के अंतर्गत अपने पिता, अजमेर के अंतर्गत इनके पिता का नाम क्या है, अर्णोराज। ये आप याद रखना, इनके पिता का नाम है अर्णोराज। और इन्होंने अपने पिता अर्णोराज एवं स्वयं की वहां पर क्या लगवाई है, मूर्तियां लगवाई है। क्या लगवाई है, मूर्तियां। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस चौहान शासक ने अजमेर के अंतर्गत अपने पिता व स्वयं की मूर्तियां लगवाई थी, वो शासक कौन है, सोमेश्वर है। इनकी एक जानकारी हमें और मिलती है जिसके बारे में यह पता चलता है कि इन्होंने अजमेर में वैद्यनाथ मंदिर बनवाया था। कौन सा मंदिर, वैद्यनाथ मंदिर। ध्यान रखना, वैसे तो वैद्यनाथ का मंदिर हम भगवान शिव का मानते हैं, लेकिन ये भगवान शिव का मंदिर ना होकर ये तीन मूर्तियों का एक साथ था, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश, इनके अंतर्गत ये तीनों मूर्तियां लगाई गई थी, ब्रह्मा विष्णु महेश। इसके अलावा इनकी एक जानकारी और मिलती है कि सोमेश्वर ने एक 5 मंदिर और बनाए थे यहीं पे। क्या बनाए थे, 5 मंदिर बनवाए थे जिन्हें 5 कल्प वृक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, 5 कल्प वृक्ष। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 5 कल्प वृक्ष किसने बनवाए थे, तो वह थे सोमेश्वर। तो एक बार अपन इसका फिर से रीड कर लेते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं है। कि इनका बचपन गुजरात में बीता था क्योंकि इनकी माताजी गुजरात की राजकुमारी थी किसी समय, तो इनका ननिहाल के अंतर्गत इनका बचपन बीता। सोमेश्वर कुमारपाल के उस समय साथ रहे, उस समय अपने मामा के साथ रहते थे। इनके मामा का दुश्मन था कौन,
कोंकण तट का जो राजा था उस समय मल्लिकार्जुन, इनका युद्ध होता है और उस समय सोमेश्वर मल्लिकार्जुन की क्या कर देता, हत्या कर देता है। कुछ समय बाद में सोमेश्वर चौहान वंश का क्या बन जाता, शासक। उनको पता लगता है कि भाई ये अपना ही तो राजा है, अपना ही वंश का है, तो इसको चौहान वंश का शासक घोषित कर देते। इनकी एक शादी होती है जो चेदी वंश की राजकुमारी होती है मध्य प्रदेश में, कलचुरी वंश की कर्पूर देवी, और इनके पिता का नाम रहता है अचल राज। अचल राज की पुत्री कर्पूरी देवी जो कलचुरी वंश की थी, उनसे इनकी शादी हो जाती है। बताया जाता है कि अजमेर में इन्होंने अपने पिता अन्नोराज और स्वयं की क्या लगाई थी, मूर्तियां लगवाई थी। और इनके अंतर्गत यह बताया जाता है कि इन्होंने अजमेर में वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण कराया, जिसके अंतर्गत भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्तियां लगी हुई है। और इसके साथ साथ एक जानकारी और मिलती है, इन्होंने यहीं पर ही 5 मंदिरों का निर्माण कराया, जिसको हम 5 कल्प वृक्ष भी कहते हैं। इसी के साथ अपना ये शासक भी कंप्लीट होता है। और कल हम आने वाले वीडियो में चौहान वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक, जिसे आप पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हैं, जिसे पृथ्वीराज तृतीय भी कहते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो मेरा आप सभी से यही कहना है, आप सभी से निवेदन है कि दोस्तों यार आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने दोस्तों को, चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरा आप सबसे ये